साइंस मेरे को समझ में नहीं आती थी, जिसमें भाई साहब ने केमिस्ट्री में किया हुआ है। मेरे को तो केमिस्ट्री लगती थी बेवफा, रात को रटता था, सुबह हो जाती थी सुबह। ये केमिस्ट्री की मेरी हालत थी। और बायो तो माइक्रोकाइंड्रा, माइक्रोप्लाज्मा सब कुछ गायब। और यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी में ऐसा है कि आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के चल सके। और बायो से भी ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन लाजवाब आते थे। करीब 10 से 15 क्वेश्चन उस समय राजेश जी हमारे टाइम में आया करते थे ह्यूमन बॉडी से। तो मैंने तरीका क्या, सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या था कि मैंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर छोटी सी एक डायरी में कि माइंड के ये हिस्से ये काम करते हैं, फिर माइंड के अंदर मेरी जो पूरा नर्वस सिस्टम वो कैसे काम करता है, मैं सांस कैसे लेता हूं, मैं जब फूड लेता हूं तो कैसे काम करता है, सब का छोटा छोटा नोट्स बनाया और जेब में रखा। ऑटो में जा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं कि अच्छा माइंड में माइक्रोकाइंड्रा होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है और मेडुला होता है। मेडुला का वर्क ये अब तो याद नहीं, सेरेब्रम जो भी सब चीजें, और उसको डायरी में देखा, भूल तो नहीं रहा हूं, उसको देखा फिर जेब में रख लिया। तो बेटा समस्या नहीं, समस्या का समाधान ढूंढो। और यू ऑल्सो ऑल आर क्रिएटिव, आप सब क्रिएटिव हैं। पहले तो अपने आप पर विश्वास करो कि मैं इस दुनिया में, जो इस विश्व में आया हूं, आई एम द यूनिक पीस। मैं यूनिक हूं, सबसे अलग हूं। और कोई ऐसा काम नहीं है जो वो व्यक्ति कर सकता है या वो महिला कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। और मैंने उदाहरण दिया, हमारे बीच में है शख्सियत जिन्होंने उस समय वो काम किया जिस समय लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो जीवन पूरा हो गया, जनरली कि अब शादी कर ली, अब तो ठीक है, अब क्या करना है। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट लिया और करके दिखाया। तो अगर हम उस निश्चय को लेकर चलते हैं कि मुझे करना है तो होगा ही। और एक बात मैं भी राजेश जी वैसे सुन रहा था, पूरी बात आपने की, बस मैं एक बात को खत्म करके फिर अपने प्रोग्राम पे आऊंगा जिसमें मुझे बोलना है। सिविल सर्विस की तैयारी ही क्यों, या हम जज की ही तैयारी क्यों करें? देखो बच्चों, जीवन आपका है और जीना तो सबको है। ये बात निश्चित है कि अगर थोड़ा बहुत आप हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं तो कितनी योनि के बाद हमको मानव शरीर मिला है। शादी करना, खाना पीना, ये सब काम तो पशु भी करते हैं। भाई जीवन में साथी वो भी ढूंढेंगे, भोजन वो भी करेंगे, परिवार वो भी बनाएंगे। लेकिन मानव शरीर क्या इसीलिए मिला है? और आज ही जो बात मैं बोलने वाला हूं आपको, एक दिन वो चीज महसूस होगी आज से 5-10 साल बाद आपको कि यार कुछ कर लिए होते तो आज जो डेली यूजेस की जो प्रॉब्लम में मैं उलझा हुआ हूं या उलझी हुई हूं, मैं ना उलझा होता। बेटा एक सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आप समाज के लिए करते हैं तो समाज आपका ध्यान रखता है। एक जनरल व्यक्ति से आप अपने माँ बाप को देखते होंगे, पेरेंट्स को देखते होंगे, उनका जीवन इस बात में उलझा हुआ है कि ईएमआई कैसे जाएगी, घर की, गाड़ी की ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चों की फीस कहां पर जाएगी, कैसे जाएगी। पूरा दिनचर्या उनके इसी उधेड़-बुन में निकल रही है, 99 के फिर उलझी हुई है। और फिर बुढ़ापे में सेविंग कहां से आएगी। लेकिन जैसे आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, यह सारी जिम्मेदारी आपकी समाज ले लेता है। आपको चिंता नहीं करनी कि बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। आप बुजुर्ग यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सिफारिशें लगानी पड़ती है कि मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए। मंत्री तक को बुलाना पड़ जाता है। लेकिन जिस दिन आप आईएएस बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, तो ये सारी चिंताओं से आप मुक्त। ना तो ईएमआई की चिंता करनी है, ना बच्चों के एजुकेशन की चिंता करनी है, और ना ही अपने हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता करनी है। सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? राष्ट्र लेगा, सरकार लेगी, राज्य लेगा, समाज लेगा। तो बेटा जब जीवन जीना ही है, जब जीवन जीना ही है तो क्यों ना कुछ बड़ा कर लिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम कोशिश तो की जाए। मैंने कोशिश की, राजेश जी ने कोशिश की, नहीं बन पाए। लेकिन आज हजारों को, लाखों को गाइड करने का मौका मिल रहा है। इस बात का भी गर्व, प्राउड फील होता है। मैं बहन जी के साथ में कई बार टीवी डिबेट में भी मेरा आमना सामना हुआ। आमना सामना तो नहीं, लेकिन टकराव हुआ विचारों का।
तो उन्होंने मुझे पहली बार जब हम लोग मिले तो उन्होंने मुझे मिलने के बाद ये कहा कि निपुण जी ये बताओ इतनी नॉलेज लाए कहाँ से हो। तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि यूपीएससी के देन है। आज 2000 डिबेट में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, बहुत सारी डिबेट में अच्छे अच्छे धुरंधर के साथ बैठा, डिस्कशन किया, चर्चा की, और वाकई में यकीन मानो बच्चों, मेरी आप गूगल पे जाके नाम भी डालेंगे तो बहुत सारी डिबेट आपको मिलेगी। एक डिबेट में आपको नहीं दिखाई देगा कि मैं कुतर्क कर रहा हूं या वितर्क कर रहा हूं या फालतू बकवास कर रहा हूं, तर्कों से नॉलेज के आधार पर दूसरे को धराशायी कर रहा हूं। और अभी एक बच्चे ने पूछा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। बेटा नॉलेज इज द पावर। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बचपन का बताता हूं। मैं क्लास 7th या 8th में था, विद्या मंदिर में पढ़ता था। तो 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त की प्रिपरेशन चल रही, तैयारी चल रही थी। विद्यालय में हुआ कि कौन कौन 15 अगस्त में पार्टिसिपेट करेगा, नाम लिखाओ। मैंने भी नाम लिखाया, ओवर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा उस समय था। स्पीच दूंगा, भाषण दूंगा, नाम लिखवा दिया। जिस दिन 15 अगस्त का दिन आया, भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, तो भाषण की प्रैक्टिस नहीं थी, अभ्यास नहीं था। माइक होता था वैसा लंबा, आपको याद होगा, स्टैंड पर खड़ा होता था, तो उसका वायर में अपनी उंगलियों पर लपेट रहा था। कॉन्फिडेंस जीरो, पसीना पसीना। टीचर बोल रहे बोलो, मैं कहूँ कुछ नहीं पता है, आई डोंट नो। कॉन्फिडेंस लबालब कुछ नहीं था, क्योंकि 0 क्या था, नील बटा सन्नाटा। यहां 0 था, कॉन्फिडेंस लो था। 26 जनवरी को मैंने जब प्रिपरेशन किया, कम से कम 100 बार मैंने अपनी स्पीच की प्रैक्टिस की थी। घर में कोई भी आता था, एक चलन होगा आपके गांव देहात से आप जुड़े होंगे, घर में कोई बड़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 7th में, 12 का पढ़ा सुनाओ, 13 का पढ़ा सुनाओ, 19 का पढ़ा सुनाओ। मैं कहा पहाड़ा बाद में सुनाऊंगा आपको, पहले ये स्पीच सुनो। वो लेटर पेपर लिख के पकड़ा देता, सुनो बैठकर। इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की। मैं क्लास 7 की बात कर रहा हूं, बहुत सारी बातें। इतना अच्छा स्पीच था बेटा कि पहला प्राइज मैंने स्पीच में लिया। पूरे प्रोग्राम में अकेला निपुण आलम बैन था। तो मैं बस एक बात आपको मूल मंत्र दे रहा हूं बेटा, परिश्रम, मेहनत ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जहां रहोगे, जिस क्षेत्र में रहोगे, चमकोगे और गूंजोगे। इतना गूंजोगे, इतना गूंजोगे कि कई कई सदियों तक सुनाई दोगे बच्चों। बस एक बात ध्यान रखना, मेहनत ही आपका है, परिश्रम ही आपका है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। और बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खूब पढ़ो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। कैसे नहीं आएगा भाई, जब वो कर सकता है तो मैं नहीं। जेनेटिक कम है, कोई बात नहीं, मैं अपने अभ्यास से अपने जीन को बढ़ा लूंगा। चाइना के लोगों ने अपनी 1 इंच हाइट बढ़ा ली है। हम चाइना को लोगों को कहते हैं कि चाइना के लोग छोटे छोटे, नहीं, चाइना की इस समय एवरेज हाइट 5 फुट 8 इंच है। कैसे बढ़ाई? उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अभ्यास कर कर कर, अपनी डाइट लेकर। आप भी अच्छी डाइट लीजिए। आज से सॉलिड फूड कम करना है, रोटियां 4 की जगह 2 करनी है, सैलेड, दाल, सब्जी, जूस, लस्सी, छाछ जिसको आप बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देनी है। बेटा वो क्या ना, वो एग्जाम्पल बेटा कुछ लोगों का है, ठीक है ना। आपका मैं कह रहा हूं जेनेटिक चेंज किया है ना, चाहे इंजेक्शन से किया हो तो हो सकता है ना। आप भी, मैंने आपको क्या बोला, हम अपनी डाइट से, देसी डाइट से बढ़ाएंगे। आप 1 महीना मेरे अकॉर्डिंग आप लिक्विड डाइट लेना शुरू कीजिए, ज्यादा, मतलब रोटियां कम, चावल कम, सब्जियां ज्यादा। तो आप खुद देखेंगे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे दिन एनर्जी में रहना। दिक्कत क्या होती है, अभी आपका सेमिनार शुरू हुआ, आधे बच्चे बैठ के जवाइया ले रहे हैं, आधे बैठ के बातें कर रहे हैं। मन क्या है, मन चंचल है। चंचल क्यों है? क्योंकि शरीर में अभी तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है। हमारे 3 गुण होते हैं हमारी बॉडी में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम लोगों को कुछ भी पाना है तो रजोगुण में आना है। और रजोगुण में मेरे दादा कहा करते थे, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। हम अगर फालतू की उल्टी सीधे बर्गर और पिज्जा दबाएंगे तो दिमाग में कोई पिज्जा बर्गर बंदी बन जाएगा। इज द रियलिटी। चेहरे का ग्लो बनेगा सही डाइट लेने से। और बेटा इंडियन मैथोलॉजी सबसे शानदार मैथोलॉजी है। तो मैं थोड़ा सा सजेशन देने का मन था, आपके प्रश्न आए थे तो मैं वहां बैठा बैठा विचार कर रहा था कि राजेश भाई को
के बाद मैं थोड़ा सा अपना आपको अनुभव दूंगा, अपना सुझाव दूंगा। चलिए आज हम जिसके लिए मिले हैं, जिसके लिए मैं आया हूँ, आज पहले मुझसे बात करेंगे। और पंकज सर वो स्टार्ट करें या कुछ? हाँ, एक बार मैडम का थोड़ा सा। मैं तो इनके आने से पहले जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था डॉक्टर माया के बारे में सिर्फ यही जानता था कि ये ह्यूमन राइट्स की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रह चुकी है, असिस्टेंट कमिश्नर है अभी है, लेकिन ये नहीं पता था कि मिस यूनिवर्स। तो मैं माया मैम से प्लीज इनवाइट करता हूँ कि आप प्लीज अपनी जर्नी के बारे में बच्चों को बताएं और थोड़ा सा मोटिवेट करें, प्लीज माया, प्लीज। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आप लोग इतनी शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना अच्छा क्राउड, चाहे लिमिटेड है लेकिन बहुत अच्छा क्राउड। आप बहुत अनुशासित हैं और बहुत अच्छे हैं, श्रोता बहुत अच्छे हैं आप लोग। अगर आपने निकुंज जी को सुन लिया, उनका इतना ओजस्वी भाषण होता है, डिबेट भी इतनी ओजस्वी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चूंकि निकुंज जी ने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में, मैं निकुंज जी का धन्यवाद देती हूँ और मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निकुंज जी से आपने बहुत कुछ सुना मेरे बारे में, लेकिन मैं भी किसी समय इसी दर्शक दीर्घा में बैठ के लोगों को सुना करती थी। और वहाँ से इस तरफ आने का सफ़र मेरा बड़ा ही रोचक और एक चैलेंजिंग था। 98 में शादी हुई, शादी होकर इंडिया छोड़ दिया। उससे पहले मैं मीडिया हाउस में ही थी और 10 साल मैं इंडिया से बाहर रही। और उसके बाद मैं शायद 2003 में मैं न्यूयॉर्क का मैनहट्टन में घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी मैनहट्टन में। तो मैंने एक इंडियन कपल देखा और मुझे लगा ये इंडियन है, इनसे हिंदी में बात करनी चाहिए। विदेश की धरती पर कोई अपनी भाषा का व्यक्ति, अपने चेहरे जैसा व्यक्ति मिल जाए तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। और मैंने उनसे सिर्फ खाने की चर्चा की कि मुझे आप बता सकते हैं कि भारतीय भोजन कहाँ मिलेगा। पहले मैंने अंग्रेजी में शुरुआत करी, बिकॉज मैं यूएस में थी, शिप पे रहती थी। मेरे हस्बैंड कैप्टन है मर्चेंट नेवी में, तो मैं शिप पे ट्रेवल करती थी रेगुलर 10 साल इंडिया में। उस भारतीय कपल के जो पति साहब थे, उनकी पत्नी के जो पति थे, उन्होंने हिंदी सुनते ही एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, जैसे मैंने बहुत ख़राब चीज़ कर दी और हिंदी में बात करके। और उनको हिंदी बोलने में बड़ी शर्म महसूस हुई। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और उसके बाद जब मैं भारत आई तो हमारा बहुत सारा बुद्धिजीवियों का वर्ग था, हम लोगों ने मिल के एक संस्थाओं की स्थापना करी। और ये तब की बात बता रही हूँ मैं, 2012 की। और हमने हिंदी से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं में काम करा, जिसका भाषा सहोदरी, जिसके हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं दिल्ली के अंदर। और अच्छे उसके लोग, गेस्ट लिस्ट बहुत अच्छी होती है। उसमें सिर्फ हम हिंदी वाले मसलों पे चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। और उससे याद दिलाऊं कि इससे पहले शायद जो बच्चे आप लोग हैं, आप कम उम्र के हैं, इससे पहले हम कहीं भी एक अपना फॉर्म भरा करते थे तो उसमें माता का नाम नहीं हुआ करता था, सिर्फ पिता का नाम जाता था। हम मातृशक्ति को भारतीय समाज में इससे पहले एक 2M दर्जे पे भी रखा गया था। और उसके लिए हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा। उसके बाद देखिए, माताओं का नाम भी फॉर्म पे अब बच्चों के साथ जुड़ा जाता है, पिता के साथ माता भी जुड़ी जाती है। इसके बाद ये हुआ था कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, और हिंदी बोलने पर उसको 10 रुपये या 15 रुपये फाइन टीचर करती थी कि आप जितनी दफ़ा हिंदी बोलिएगा आपको फाइन देना पड़ेगा। मतलब आप हिंदी बोलने के लिए अपराध कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा एहसास कराया जाता था, यदि आप हिंदी में चर्चा करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, स्कूल के अंदर बोलते हैं, तो आपको अच्छी दृष्टि से ना देख के उसको 10 रुपये टीचर फाइन भेज देती थी नोटबुक में। हमने उस पर भी लिखा, आज के टाइम में हिंदी बोलने पर एटलीस्ट फाइन हट गया अंग्रेजी स्कूलों में, क्योंकि एक बहुत बड़ा, उससे पहले भी नहीं देखा जाता था। लेकिन चूंकि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, मोदी जी हिंदी बोलते हैं, तो आज मोदी जी के कारण मैं समझती हूँ हिंदी को एक बहुत सम्मानजनक स्थान मिला है। और मैं उसके लिए वाकई में उत्साहित भी होती हूँ और बहुत प्रोत्साहित करती हूँ मोदी जी की वजह से कि हिंदी में बात करने के लिए लोगों को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। मैं खुद हिंदी में बहुत अच्छे से बात करती हूँ। और चूँकि मैं बहुत सालों से डिबेट कर रही हूँ, मैं शायद लोगों को पता नहीं हो, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गाजियाबाद हूँ, फिर दिल्ली रही और 10 साल विदेश रही। और मेरा अनुभव बहुत सारा है, हर विषय पे मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन अभी जैसे निकुंज जी ने बोला, कॉन्फिडेंस लेवल,
कुछ समय तक जब मैंने अपना ये सफ़र शुरू करा, व्यावसायिक सफ़र शुरू करा, जॉब का शुरू करा, तो मैं बड़ी झिझकती थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, लोगों से बात नहीं करती थी। तो लोग, जब जो लोग बात नहीं करेगा, सब आप ही हूँ, मैं हूँ, तो लोग पीछे धकेल दिए जाते हैं, और जो वक्ता जो होते हैं अच्छे बोलने वाले, वो आगे मुखर रूप से बोलते हैं और उनको लोग सुनते हैं और बात करते हैं, वो किसी भी श्रेणी के हों। एक समय पे मैंने किसी से, जैसे आज सर आपको निपुंज जी लेक्चर दे रहे थे, मेरी एक मेंटर हुआ करती थी, बॉम्बे से लड़की मिली मुझे, मेरे एक कर्नल साहब होते थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम एनसीसी की हो। मैं एनसीसी की स्टूडेंट रही, और मेरी पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा पोस्चर वो एनसीसी के 3 साल रहा कि आई वॉज द बेस्ट कैडेट इन एनसीसी इन माई स्कूल, और मैं फायरिंग में भी यूपी स्टेट लेवल पे सेकंड मैंने उसको अचीव किया टारगेट। उसके बावजूद भी मैं लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाती थी, क्योंकि जैसा निपुंज जी ने बोला, आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको ये प्रेरित करता है कि आप सामने वाले से किस तरह से आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। चाहे आप बेशक गलत बात करें, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना भी नीचे नहीं आना चाहिए। ये मैंने उस अपनी मेंटोर से सीखा जो बॉम्बे से आई थी, जो दिल्ली वालों को और यूपी वालों को तो बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं समझती थी, हम लोग को बैकवर्ड समझती थी, कहते हम बम्बई वाले हैं, तुम दिल्ली वाले हो, ऐसे करके बोला जाता था। मैंने उस महिला से बहुत कुछ सीखा। महिला बोलूँगी, अब तो महिला है, तब तो वो भी लड़की थी, हमारे जैसी थी, बहुत मैं कम उम्र की बात कर रही हूँ, और शायद आपकी एज ग्रुप की थी मैं भी। और उसके बाद जब मैंने बोलने का अपना सफ़र शुरू करा, तो आज ये देखिए कि निपुंज जी तो चैनलों में मिले, बहुत सारी, दिन में 3-4 डिबेट भी होती हैं, और मैं सारा दिन डिबेट्स करती हूँ, और हिंदी की डिबेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। निर्भया मेरा केस रहा है, निर्भया के लिए मैंने बहुत फाइट करी टीवी चैनल पर। जिस दिन उनको फांसी हुई, उस दिन मैं पूरी रात लाइव थी सारे चैनल्स पे, सुबह तक भी जी पे, मैं जब तक फांसी नहीं हुई, मैं अकेली जी पे दूसरे चैनलों पे मैं लाइव कर रही थी। तो मेरा जो बहस का स्तर है, जो मेरा वार्ता का, डिबेट का स्तर है, वो सिर्फ जो है सोशल एक्टिविस्ट है। मैं गैर राजनीतिक हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ मैं, और चूँकि महिला मुद्दों पे बात करती हूँ और समाज के मुद्दों पे बात करती हूँ, तो मैं उसी से संबंधित बातें करती हूँ। लेकिन अभी निपुंज जी ने मेरा एक परिचय दिया, मेरा इंटरनेशनल वाला परिचय दिया। वो इंटरनेशनल की जर्नी भी मेरी, आपको शायद मैं आपको बताऊं कि मैं मैक्सिमम क्राउन होल्डर हूँ इन इंडिया मिसेस कैटेगरी में। मेरे पास टोटल 8 क्राउन हैं। मतलब आप सोचिए, मिसेस दिल्ली से लेके मैंने मिसेस एशिया, फिर मिसेस इंडिया, फिर मिसेस एशिया, फिर एशिया पैसिफिक, मिसेस इंटरनेशनल यूएसए जाके, और एशिया पैसिफिक मिसेस एशिया सिंगापुर, और मिसेस यूनिवर्स मैंने बेलारूस रसिया में जाके करा। और ये कंटेस्ट मैंने एक चैलेंज के लिए लिया था, क्योंकि अब आपको बताऊं, मैंने अपनी शादी, मेरी शादी 98 में थी, और 2003 तो सोच लीजिए कब, मैंने 13 में, कितने साल हो गए, 15 साल, बच्चे भी हो गए। तो किसी से मैं ऐसी बोल रही थी कि मुझे वापस मीडिया हाउस ज्वाइन कर लेना चाहिए बात। तो किसी ने मुझे, साथ में ऐसे सब चर्चा में बैठे होते फैमिली में, किसी ने बोला अरे अब क्या करोगी, घर देखो, बच्चे देखो, रसोई देखो। तो हम महिलाओं को इस तरह के जब एडवाइस आते हैं, खासकर हम शादीशुदा महिलाओं को आते हैं, आपको लेके शायद ना आए, तो वो एक बड़ा अजीब सा होता है कि मैं 10 साल विदेश रह आई, मैंने इतने सारे काम कर लिए, सारी नौकरी भी कर ली, छोड़ भी दिया, अपना पीक भी देख लिया इंडिया में। टुडे, मतलब मैं इंडिया टुडे में थी तो मेरा नाम चलता था दिल्ली में, उसके बावजूद भी मुझे एडवाइस किया गया कि आप सिर्फ घर देखिए और बच्चे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कभी भी, जब मेरी डिबेट्स होती हैं महिला मुद्दे पे, तो मैं कभी किसी पुरुष की बुराई नहीं करती, क्योंकि मैं पुरुषों के खिलाफ कभी नहीं बोलती। उसकी वजह ये है कि मेरी इस सफलता के पीछे मेरे परिवार के ही पुरुष थे, मेरे ससुर थे और मेरे पति थे। मेरे पति ने कहा ठीक है तुम करो, आई विल सपोर्ट यू, कोई है बोलता है बोलने दीजिए। और मैंने विदाउट एनी ट्रेनिंग, आप सब तो कहते हैं आजकल एक ग्रूमिंग सेशन चलता है अगर आपने रैंप पे चलना है, मैंने विदाउट एनी ग्रूमिंग मारवा स्टूडियो नोएडा में, जो अनिल कपूर जी के जीजा हैं, वहाँ एक कंटेस्ट हो रहा था और मैं किसी को सपोर्ट करने गई थी। उन्होंने बोला आप भी ज्वाइन कर लीजिए, और मैं जैसे खड़ी थी मैंने वो ज्वाइन कर लिया। वो अमर उजाला कंडक्ट कर रहा था और वो मैंने जीत लिया। और जीत लिया, उसके बाद अमर उजाला ने हाफ पेज की कवरेज दे दी बड़ी सारी यूपी के अंदर। उसके बाद मेरे पास वाइट कार्ड इनविटेशन आया कि हम मिसेस इंडिया कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया, वो भी जीत लिया। अब एज ग्रुप, अब 40 वाले एज ग्रुप में आपको ये बताऊँ, मैंने अब 40 एज पे बाद मैंने स्टार्ट किया, 40 के ऊपर के बाद। उसके बाद जब वो एक सीक्वेंस होती है विदाउट एनी ट्रेनिंग, जब आप जीतते जाते हैं तो आपके पास प्रपोजल्स आते हैं, आपके पास ज्वाइन कीजिए। बस आपके पास हौसला होना चाहिए कि आप जा सकती हैं और ज्वाइन कर सकती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाओं, आजकल पुरुषों के भी कंटेस्ट होते हैं। और उसके बाद मैं सिंगापुर गई, सिंगापुर में मैंने 2 जीते।
इवन वहाँ मैंने अपने सोशल वर्क पे मैंने अपना प्रोफाइल सबमिट किया, तो आई वॉन द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन इन द एशिया 2015 फ्रॉम सिंगापुर गवर्नमेंट का मैंने अवार्ड मिला। तो इस तरह से जब जर्नी आप एक शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से लोगों का प्रोत्साहन उसमें बहुत काम करता है। आपके परिवार का सबसे पहला रोल होता है कि आपके परिवार के पुरुष, महिलाएं तो करती हैं बिकॉज हम एक सेम उसके हैं, लेकिन पुरुष अगर करें तो अपने आप में बहुत अप्रिशिएबल बात होती है, बहुत मानने वाली बात होती है। जबकि मैं आज के टाइम में मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, 4 महीने इंडिया से बाहर रहते हैं, और मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल भी संभालती हूँ, और मैं अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी संभालती हूँ। मेरे हस्बैंड आज भी इंडिया में नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं, घर भी है, जाके उनका लंच भी बनाना, स्कूल से पिकअप करना, फिर उसके बाद एक डिबेट भी करनी। तो ये हम लोगों को, महिलाओं को खासकर मैं बोलूँगी कि महिलाओं को समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। और अभी निपुण जी ने कहा कि खाने पीने से मैं अगर अपनी चर्चा शुरू करूं तो मैं लॉकडाउन से पहले मैं और श्वेता तिवारी हम उत्तर प्रदेश की सैनिटरी हाइजीन प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। उधर पूर्वी यूपी की श्वेता तिवारी थी और इधर की पश्चिम यूपी की मैं हुआ करती थी, विस्पर की और अमर उजाला की। 4 साल मैंने प्रोग्राम करे, तो उस पर बड़ा अच्छा सेशन होता था, खासकर लड़कियों के लिए। अब आप सोचते हैं कि मैं टिपिकल बिल्कुल गाँव देहाती स्टाइल का खाना खाती हूँ, जो आपने बोला इस तरह के एज पे भी मैं रहती हूँ। खाने पे बहुत, खाना हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और हमें इसे कभी नहीं नकारना चाहिए। अभी एक उधर से एक क्वेश्चन आया था चाइना के लिए। चाइना में कोई इंजेक्शन लेते हैं लोग, क्योंकि जो नहीं ज्ञान का, देखो हमारे पास समय होता है, ज्ञान का अभाव बहुत तगड़ा है। मैं 98 आज से 27 साल पहले मैं चाइना रही 3 महीना, मेरे हस्बैंड का शिप गया और 3 महीने मैं बेकार थी, वो काम करते थे, मैं बेकार थी। मैं साइकिल लेती थी और शहर घूमती थी। शहर भी क्या, गांव था वो, शंघाई से 200 किलोमीटर एक गांव था, और वो गांव उस जमाने में चाइना का दिल्ली से भी 10 गुना 100 गुना बेहतर गांव था, अमेरिका से भी बेहतर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। मैंने पहली बार एस्केलेटर मल्टी हाई राइज मॉल एक गाँव के अंदर चाइना में देखा, जब दिल्ली में बना भी नहीं था, अंसल बन रहा था, तब की बात, अंसल बन चुका था शायद। तो एस्केलेटर इतना हाई राइज एक गांव के अंदर, तो जो चाइना का विकास है उस पर तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। इवन मैंने अमेरिका देखा, यूरोप घूमा, लेकिन जो चाइना का विकास है निपुण जी, हम उसको कहीं छू नहीं सकते। अब जाके मैंने चाइना को कंपैरिजन दुबई से करा भी। मैं 2 महीने पहले दुबई से आई, तो दुबई 98 में जब दुबई गई थी, वो वाला दुबई रेत देखा मैंने, और आज वाला दुबई देखा, वो तो कल्पना से परे था। तो ये सिर्फ एक जो हमारी सरकारें काम करती हैं, ये उनके साथ नहीं होता, हमारी जो जनरेशन हम लोग यहाँ बैठती है, जो हमारी जनता जनार्दन, उसके ऊपर भी रहता है कि हमारे देश की तरक्की कैसे हो, जैसे निपुण जी कह रहे थे। तो मैं चाइना की बात करी, चाइना में खाने पीने का, मैं रही 3 महीने, वो लोग वहाँ पे सरकार क्या देती है, मैंने देखा सरकार हर, जैसे हमारे यहाँ पानी के प्याव लगे रहते हैं निपुण जी, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पानी के हॉट वाटर टैंक से रहते हैं, और सरकार उनको फिल करती रहती है ग्रीन टी से। ग्रीन टी गरम गरम, वो लोग सब अपने हाथ में एक बॉटल लेके चलते हैं और वो भरते रहते हैं और पीते रहते हैं, चाहे खाएं कुछ भी नहीं, और वो पीते हैं। तो सबसे शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारा देश भी स्वस्थ है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से डायबिटीज़ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद झेल रही हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। तो हमारे देश नहीं, हमारे यूएसए के बाद हम 2nd नंबर पे इंडिया होने जा रहा है डायबिटीज़ में। आप ये सोचिए कि ये, मैं कितने सारे फील्ड में काम करती हूँ और बातें करती हूँ, तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारा चर्चा का विषय होता है। लेकिन समस्या, चूंकि मैं निपुण जी की बात को आगे ले जा रही हूँ, तो ये बात सच है, हमारे देश की तरक्की हमारे आप जैसे से है, हम नहीं कर पाए। मेरा भी बड़ा मन था यूपीएससी करने का, लेकिन मेरे पास ज्ञान का अभाव था, मेरे पास सपोर्टिव सिस्टम नहीं था, समझाने वाला नहीं था। और मैं एक ऐसे आईएएस का जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगी जो अपने आप में बहुत टॉप के आईएएस है, निपुण जी शायद जानते हो। आप जैसी सुविधाएं, हमारे जैसी सुविधाएं उस आईएएस के पास नहीं थी। अगर उस व्यक्ति ने करा, और यूपी के अंदर आईएएस लोग आज उनका लोहा मानते हैं, वो सीनियर हैं, बड़े टॉप के सीनियर भी उस आईएएस को मानते हैं। बताती हूँ, बड़ा अच्छा परिचय है। और कहाँ के हैं, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के हैं वो, इलाहाबाद बनारस से आगे। और वो, उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी, उनके घर में लाइट नहीं थी, वो गंगा किनारे जो सड़क होती थी उसके यहाँ स्ट्रीट लाइट में बैठ के उन्होंने अपना यूपीएससी क्रैक किया था। सोचिएगा, आप सोचिएगा, उनके भाई भी पीसीएस हैं, वो हैं, और वो हमारे गाज़ियाबाद में जीडीएम में भी बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, हापुड़ में एसडीएम रहे हैं, और दिल्ली में एमसीडी के कमिश्नर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के कमिश्नर भी रहे हैं। तो जिस दिन अखिलेश जी का लास्ट कार्यकाल था, उनका भी लास्ट कार्यकाल था। जब योगी जी आए तो वो दिल्ली में है आजकल, उनका नाम है एसके मल्होत्रा जी, शशिकांत मल्होत्रा जी।
तो मैं उन्होंने जो यूपीएससी क्रैक करा विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी मतलब एजुकेशन तो थी, लेकिन इतना सपोर्ट सिस्टम सिर्फ गंगा किनारे की खंबे की लाइट में पढ़ के करा। तो मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जज्बा होना चाहिए पढ़ने के लिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, सुविधाएं अपने आप हो जाती हैं, गोल आप अपने आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर विल पावर, आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते, हमें उसका श्रेय भी खुद लेना चाहिए। अगर हम सफलता का श्रेय खुद लेते हैं तो नाकामी का भी लेना चाहिए। तो कुल मिला के IAS एक ऐसा विषय था जो मैं भी करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, और मैं अपेक्षा रखती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ मैं निपुण जी से बच्चों का। मैं क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज, मेरे पास क्वेरीज बहुत होती हैं, मैं कहीं भी घूमती हूँ तो मेरे पास सवाल बहुत होते हैं, और मैं बहुत अच्छी श्रोता होती हूँ। आज आप सुन रहे हो, लेकिन मैं भी लोगों को, मैं आप लोगों की जनरेशन से बहुत सीखती हूँ। अब हम लोग सीखने वाले पोजिशन में, क्योंकि आप लोग हम लोगों से एडवांस हैं, पढ़े लिखे तो ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत एडवांस हो चुकी है हम लोग के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को अपना गुरु भी मान के, जो आप लोग करते हैं मैं उन लोगों में मूवमेंट करती हूँ, उनसे सीखती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। मुझे लोग मानते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं, लेकिन सीखने की उम्र कोई नहीं होती। मैं अभी कल कहीं पढ़ रही थी, एक बुजुर्ग महिला है, 80 साल की होना, 80 प्लस की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और वो अब जाके MBA पढ़ाई कर रही है। MBA उन्होंने कुछ सेमेस्टर पास कर लिया और शायद पास भी कर लिया था, शायद MBA अब 80 साल में उनको पढ़ने का जज्बा था, MBA कर रही है। तो कहने का मतलब है, देखिए, पढ़ने का, कुछ सीखने का कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैं मानती हूँ किसी काम करने की कोई उम्र नहीं होती, एज इज जस्ट ए नंबर, कुछ नहीं है। मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ कि एज इज जस्ट नंबर। अगर मैं घर के साथ विदाउट एनी ट्रेनिंग, अगर मैं कुछ इतनी सारी चीज़ें ले सकती हूँ, तो आप तो हमसे ज़्यादा एडवांस जनरेशन है, पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो 10 गुना फैसिलिटीज़ हैं। जैसे पुनपुन जी ने ऐसे उठा के मोबाइल दिखाया, आपके पास ये था। हम लोग तो तख्ती पट्टी के पढ़े हुए, तख्ती पे लिख वाले पढ़े वाले ज़माने के हैं, और उसके बाद अगर हम यहाँ बैठ के अगर बात कर रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं, तो सोचिए हमने कितनी मेहनत करी होगी। तो मेहनत के लिए कोई रास्ते नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ ये है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और मेहनत करें। मेहनत और चैलेंज की तरह करें। और आत्मविश्वास क्या है कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलिए, हाँ जी हमने बस, तो वो सब सुनेंगे भी। आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जो मैंने सीखा, मैं डिबेट भी करती हूँ। अब आपने बोल दिया तो बोल दिया, अब हमें उसको जस्टिफाई करना है निपुण जी। हमने बोल दिया, डिबेट में हम लड़ रहे हैं, नेशनल टीवी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं कि कल को कोई हमारे को डिफीट ना करे, कोई हमारे पास चीज़ें हमारे पास उलट कर ना आए। तो इतना ज्ञान होना चाहिए आपके पास कि आप उस बात को अपने तरीके से, जोरदार तरीके से वहाँ रख सकें। कुल मिला के सारी समस्याओं की जड़ ये है कि हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षा हमारी आज बहुत अच्छी हो गई है, चाहे किसी के भी श्रेय से हो। आप बहुत अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। मैं कहती हूँ इस बेल्ट पे लाइन से कॉलेजेस हैं, मैं सभी में गई हूँ। तो आप सभी ने मुझे सुना आज इतने अच्छे से, इतने धैर्य से, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास किसी के लिए पास कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछने के लिए पूछेगा, नहीं तो मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। क्वेश्चन है बच्चों, मैडम से पूछना। हाँ गर्ल्स, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अच्छा लगा मुझे बात करते। मुझे तो हमेशा नई पीढ़ी से बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने बच्चों से भी बहुत सीखती हूँ। तो चलिए, कुल मिला के बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, थैंक यू सो मच। मैम ने जैसे डिस्कस किया, मैंने अभी देखा कि एक लेडी है ऐश्वर्या शेरोन। ऐश्वर्या शेरोन पहले मॉडल थी, बाद में IFS ऑफिसर हुई। नेहा बदियाल मॉडल थी, बाद में IAS ऑफिसर हुई। अब मैं निपुण सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, निपुण सर आइए, 10 मिनट आप अपने संविधान जानों के बारे में, स्पेशली फॉर मेरे लॉ के बच्चों के लिए थोड़ा सा बता के। देखिए, मुझे पता है कि समय काफ़ी हो गया है और हम लोग शायद 11:30 बजे बैठ गए थे। हाँ, तो 1.5 घंटा हो गया। हालांकि मुझे तो आदत है कि 4 घंटे का मेरा लेक्चर होता है। बेटा 10 मिनट मैं लूँगा आपके लिए, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। और मुझे तो आदत है 4 घंटे का मेरा लेक्चर होता है, लगातार कंटिन्यू होता है। कभी आप भी जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करेंगे, बेटा 10 मिनट सिर्फ आपके लिए, लॉ के बच्चों के लिए स्पेशली बात है। संविधान जिसके बारे में आप बिल्कुल जीरो है, ये 10 मिनट सर जो बताया कुछ नहीं है।
चलिए, तो बच्चों इसका ज़्यादा तनाव मत लीजिए। 10 मिनट हम बैठेंगे, बस सीधे बैठेंगे सब लोग, और एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। सब बोलेंगे एक लास्ट बार सब जोर से, भारत माता की। बहुत बढ़िया। अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा विषय था संविधान जानो ही के लिए मैं आया था मेनली, और 10 मिनट मैं लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। बस कुछ बात मुझे बतानी है आपको, फिर लोग इसको आज कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संविधान जानो हमने 15 अगस्त 2024 से प्रारंभ किया था, और उसी श्रृंखला में हम लोग पहले पंकज सर के साथ मैं पहले भी मिला था। क्यों शुरू किया संविधान जानो? जब हम बेटा संविधान की बात करते हैं तो संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, और जैसा भी सर ने कहा कि लो के बच्चे, केवल लो के बच्चों के लिए संविधान नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान है। और संविधान कोई एक किताब नहीं है, संविधान वो मूल्य, वो आदर्श है जिस पर चलकर हम 2047 में विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जो मात्र 100 साल की यात्रा में इतनी जल्दी ग्रो करने की बात और एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। वो केवल एकमात्र कारण, और वो कारण क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी 4 दिन पहले मैं नेपाल एम्बेसी में था। नेपाल के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग थी। करीब आधा घंटे तक मेरी उनकी चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद उन्होंने पूरी चर्चा में एक बात इतनी गजब की बोली। उन्होंने कहा कि निपुण जी, नेपाल के पास सब कुछ है। दुनिया की जो 10 ऊंची चोटियां हैं, पीक्स है, उनमें से 8 नेपाल के अंदर है। 4600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की हाइड्रो से क्षमता नेपाल के अंदर है। दुनिया का सबसे शानदार, अगर टूरिस्ट स्पॉट कोई हो सकता है तो नेपाल हो सकता है। आप सोचिए, माउंट एवरेस्ट, कैलाश मानसरोवर, क्या नहीं है नेपाल के पास? हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा देश। कल्चर टूरिज्म, महाभारत, रामायण, महात्मा बुद्ध, वो पूरा किससे जुड़ा है? नेपाल से जुड़ा है। लेकिन कहा फिर भी हम पीछे क्यों रह गए? तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ही समस्या हमारे यहां पर है, और वो है कि हमारे पास आपके जैसा संविधान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके जैसा संविधान नहीं है, आपकी जैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जो देश एक संविधान को नहीं बना पाया और ढंग से इसको लेके चल पाया, आज नेपाल किस गति में चला गया। और यही स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान का तो मैं नाम लेता ही नहीं हूं, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या स्थिति है। और अभी बहन जी बता रही थी चीन के बारे में। ठीक है, चीन का एक, क्योंकि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वाला देश, भौतिकता को मानने वाला देश, उनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं। इवन ये हम देखें चीन के अंदर, कि चीन के अंदर आपको बोलने की आजादी नहीं, वोट देने की आजादी नहीं। मैं अगर सिंपल कहूं स्वतंत्रता क्या होती है, चीन के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं स्वतंत्रता हमें पता ही नहीं, व्हाट इज अ फ्रीडम। नहीं पता उनको क्या होती है स्वतंत्रता। उनको ये नहीं पता कि हमारे सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स क्या होते हैं, राइट्स की परिभाषा उनको नहीं पता है। वहां रोजा रखना तक अलाउड नहीं है चीन के अंदर। आप चीन में रोजे तक नहीं रख सकते हैं, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, आप टर्बन नहीं पहन सकते हैं, कोई रिलीजियस राइट नहीं है। बस एक चीज है, क्या? केवल आर्थिक तरक्की। क्या करेंगे उस आर्थिक तरक्की का जब मानसिक शांति ना हो, आध्यात्मिक उत्थान ना हो? जब हम भारत की बात करते हैं, चीन ग्रो तो किया
लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। भारत की रफ्तार धीरे है, लेकिन स्थायित्व होगा जब होगा। स्थायित्व होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। 1000 साल तक एक हुशी एम्बेसडर हैं चीन के, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में एम्बेसी में रहते हैं। उनकी किताब अभी आई थी, मैं उसको पढ़ रहा था। उन्होंने उस किताब में लिखा, हुशी करके जो एम्बेसडर हैं, कहते हैं कि भारत ने 1000 साल तक हम पर राज किया और बगैर एक सैनिक भेजे। वो कह रहे हैं कि भारत ने 1000 साल हम पर राज किया बगैर किसी सैनिक को भेजे, और वो था महात्मा बुद्ध का दर्शन, बुद्धिज्म। 1949 से पहले सब के सब चीन में रहने वाली हुआंग कम्युनिटी सब बुद्धिज्म को फॉलो करने वाली थी, और बुद्धिज्म का बोलबाला था। आज एथिस्ट हो गए, वो कहते हैं नास्तिक है, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, समय बताएगा कौन आगे नहीं। लेकिन मैं बात घूम फिर कर संविधान पर हूं कि संविधान एक मात्र दस्तावेज नहीं है। संविधान वो मूल्य है जो आपके जीवन में आपके परिवर्तन के लिए जरूरी है। और संविधान क्यों जरूरी है? संविधान इसलिए जरूरी है कि संविधान हमें सीमा देता है, मर्यादा देता है, और केवल हमें ही नहीं, सरकार को भी एक सीमा और एक मर्यादा देता है, और उस मर्यादा के अंदर देता है आजादी। आजादी कौन सी? स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, चुनने की, जीने की, कि मैं जो सोचता हूं, जो चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसी आजादी आपको चीन में नहीं मिलेगी। ऐसी आजादी इवन मैं ये कहता हूं कि आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगी। वहां पर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता को लेकर। हम लोग फ्रीडम और लिबर्टी दोनों को लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि हमको बोलने की आजादी है, लेकिन एक सीमा के अंदर कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, हम उसका उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम कहेंगे कि कमियां हैं तो कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि देश किसी और का नहीं है। देश मेरा है, तुम्हारा है, हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। बोलो हाँ या ना? और बच्चों, हम संविधान को लेकर आज भी बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान किसने बनाया? आप कहेंगे अम्बेडकर जी ने। संविधान किसने बनाया? आप कहेंगे संविधान सभा ने। लेकिन रियलिटी बेटा ये है, संविधान सभा हो या अम्बेडकर जी हो, सबने क्रेडिट दिया है किसको? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान का पहला पेज, पहले पेज पर लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना की पहली पंक्ति कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और कहते क्या है? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्माप्रित करते हैं, गिव टू आवरसेल्फ, एडॉप्ट एंड इनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ये देश मेरा है, और इस देश में अगर कुछ कमियां हैं तो वो कमियों को सुधारेंगे कौन? हम सुधारेंगे। इसीलिए संविधान में भी संशोधन का प्रावधान रखा कि बच्चों संविधान पर चलना। एक पंक्ति सुनी होगी आप लोगों ने कि हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कि देश मेरे पूर्वज, मेरे बड़ों ने जहां तक लाकर दिया, हमें उससे आगे जाना है, आगे लेके चलना है। और किसके साथ लेकर चलना है? इसी संविधान, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेकर चलना है। कोई ऐसी प्रोडक्ट दुनिया की नहीं है, हमारे देश की नहीं है, जिसको हम दूर ना कर सके। किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। देश आजाद हुए और देश का संविधान लागू हुए 25 साल हो चुके, 75 साल, 1950 से आज 2025। कितने संशोधन हो चुके हैं बच्चों? 106। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि संविधान आज भी बन रहा है, आज भी निर्मित हो रहा है। वो क्या है? आपका जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और उसको कौन बदल रहा है? समय के अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है। जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है हम उसको क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं तुम्हें यही बात कहूंगा कि संविधान का हमको पालन करना है, कि संविधान किसी और का नहीं, संविधान मेरा है, तुम्हारा है, हम सब का संविधान है। और संविधान ही बेटा आपको स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, न्याय, स्वतंत्र, जितने भी अधिकार आप देखें, बंधुत्व, तमाम तरह की जो बातें हैं वो संविधान के अंदर रहकर ही। अगर संविधान ना होता तो आज शायद हम अफगानिस्तान जैसे हालात में होते।
अगर संविधान ना होता तो नेपाल जैसी स्थिति हमारे यहाँ पर होती, जहाँ पर आपको घर से बाहर निकलने में तनाव होता कि निकले या ना निकले, कहीं कोई जैनजी प्रोटेस्टर ना मिल जाए, कहीं कोई बांग्लादेश में रेडिकल्स न मिल जाए, कहीं कोई तालिबानी ना मिल जाए, कहीं कोई पाकिस्तान में जिस प्रकार का कोहराम मचा हुआ है वो कोहराम हमारे यहाँ पर ना होता। आज हम जी पा रहे हैं इसी संविधान के अंदर रहकर। तो मेरा यही निवेदन है, समय तो कम है, नहीं तो मन तो बहुत कुछ सब बातें करने का, बहुत लंबा व्याख्या करता हूँ, व्याख्यान देता भी हूँ, लेकिन आज इतना ही रखते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आऊँगा। बस आपसे यही अपील मेरी है कि बेटा अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ जो हैं, उनका पालन करें। और खुद कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कर्म योग, और उसमें भी लिखा है उन्होंने निष्काम कर्म योग, और यही संदेश हमारे संविधान का भी है कि तू कर्म करेगा, कृष्ण कहते हैं कर्म का योग मिलेगा, यानी कि दावा है मेरा कि तुम्हें फल मिलेगा मिलेगा। ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं, कर्म योग, कृष्ण कह रहे हैं कर्म योग, कि कर्म करेगा फल मिलना निश्चित है। वो निष्काम अलग जोड़ रहे हैं कि फल के प्रति आसक्त नहीं होना। जो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि सुसाइड कर लिया, अपेक्षा, जो भी राजेश से बता रहे थे कि हमारी बहुत ज्यादा अपने से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। जब हम अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं और अपनी ड्यूटीज की बात कम करते हैं, राइट्स की बात ज्यादा करते हैं, समस्या यही से उत्पन्न होती है। गांधी कहा करते थे कर्तव्यों की पूर्ति करोगे अधिकार सब तक मिलेंगे। जब आप घर में पापा मम्मी को अच्छा रिजल्ट देंगे, टीचर्स को अच्छा रिजल्ट देंगे, तो बेटा ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिलेगा। तो यही राष्ट्र के संदर्भ में, कि राष्ट्र के संदर्भ में जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको अगर आप पालन करेंगे, तो मैंने एक बात कही थी, जब आप राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं तो राष्ट्र आपका ध्यान रखता है, जब आप समाज के लिए समर्पित होते हैं तो समाज आपका ध्यान रखता है। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रश्न का समय नहीं है, नहीं तो अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न आपका हो। जी बोलिए बेटा। अम्बेडकर जी ने बेटा बैठ जाइए बेटा, देखिए मैं बता, देखिए एक क्या था, सुनिए बेटा सुनिए, अब मैं बताता हूँ बेटा। संविधान सभा एक बनी थी, ठीक है ना, और संविधान सभा में टोटल 23 कमेटी बनी थी। उन 23 कमेटी में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बहुत सारे लोग थे, वो सब उसके क्या थे, मेंबर थे, ठीक है ना। तो अम्बेडकर जी को श्रेय जाता है संविधान को बनाने का, क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, और ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पर, आपका संविधान सभा के सामने 14 नवंबर 1948 को, और एक साल तक फिर संविधान सभा में बहस चली थी। हाँ, अम्बेडकर जी ने श्रेय दिया था बीएन राव को, कहा था कि ये काम मैं अकेले ना कर पाता अगर बीएन राव मेरे साथ ना होते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, सहायक थे अम्बेडकर जी के, मिलकर दोनों ने तैयार किया था। आप दोनों का नाम ले सकते हैं, लेकिन बात तो हुई है कि नाम तो सेनापति का होगा, काम तो भाई राजनाथ सिंह जी करें, काम चाहे आपका जयशंकर जी करें, और चाहे काम आपका अमित शाह जी करें, लेकिन नाम तो जो बहन जी कह रही थी मोदी जी का होगा। बच्चों बोलो हाँ या ना, क्योंकि नेता तो वही है, लीडर तो वही है। अब कप्तान जो होगा जिले का, एसपी होगा, तो बेटा एसपी का नाम कप्तान का, भले पुलिस वाला किसी का भी कुछ भी करे, लेकिन नाम तो किसका होगा, कप्तान का होगा। ठीक है बच्चों, और कोई प्रश्न? चलिए अंत में मेरे साथ एक बार फिर दोहराएंगे, भारत माता की, एक बार जोर से पाकिस्तान तक आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बच्चों एक मिनट राष्ट्रगान करके फिर हम चलते हैं। थोड़ा सा बैठिए आप लोग, सब लोग तो बैठिए आप लोग। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ, राजेश सर और निपुण सर का नंबर हम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। डीप में कैसी स्टडी करनी है, क्या क्या करनी है, क्या क्या अवॉइड करना है, कितना पढ़ना है, कैसे सक्सेस अचीव करना है, आप कंटिन्यूसली इनसे अटैच कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। मैं सर को और राजेश सर को। बच्चों बाहर हमारी एक स्टैंडी लगी हुई है, उस पर नंबर अपना है ना। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो सशक्त भारत मंच से आप जुड़ना भी चाहें, संविधान को लेकर भी, बाकी यूपीएससी को लेकर भी हम लोग हैं भी, है ना। यूपीएससी को कोई बात आपको करनी हो तो आप निश्चिंत होकर नंबर आप नोट कर लीजिएगा बाहर से, वहाँ से आप नंबर ले लीजिएगा। निसंकोच होकर आप व्हाट्सअप कीजिए, बात कीजिए, कोई इशू नहीं है। बस एक ही मकसद है हमारा कि आपका ग्रोथ होगी तो देश की ग्रोथ होगी। सशक्त नागरिक, सशक्त राष्ट्र।
इस मूल मंत्र पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और आप इनके चैनल्स भी देख सकते हैं, मैडम को और इनको झगड़ते हुए चैनल में अच्छी खासी डिबेट करते हुए देख सकते हैं, लेकिन लॉजिकल। मैं निपुण सर का चैनल इसलिए देखता हूँ कि जब भी ये किसी को कहते हैं ना, वो बंदा लास्टली उठ के ही जाता है, ये बैठे रहते हैं और वो उठ के चला जाता है उस चैनल पे। तो ये मैंने इनकी देखी, इंडिया टीवी, जी न्यूज, आप हर जगह इन्हें देख सकते हैं। और फाइनली हम नेशनल एंथम की तरफ जाते हैं। प्लीज आप स्टार्ट करें।